नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। दुनिया भर में बीते कुछ वर्षों में कैंसर का तेजी से प्रसार हुआ है। खासतौर पर विकासशील देशों के स्वास्थ्य तंत्र पर तो इस बीमारी ने बड़ा बोझ पड़ा है, जिससे भारत शामिल है। हमारे देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती लाइफस्टाइल, पर्यावरण में बदलाव बड़ी वजह मानी जा रही हैं। और बेकार खान पान, खराब जीवन शैली ने फेफड़ों, स्तन के बाद पेट के कैंसर को उभारा है। दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी वजह पेट यानी गैस्ट्रो का कैंसर बन गया है। राजस्थान में हर महीने एसएमएस जैसे अस्पतालों में गैस्ट्रो कैंसर के मरीज बढ़ने लगे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक फास्ट फूड, नमकीन खाने से कैंसर का खतरा अन्य लोगों की तुलना में 40% तक ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उसके लिए तो मामले ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। पेट में होने वाले कैंसर के 90% मामले गलत खान पान से जुड़े हैं। डब्ल्यूएचओ के मौके जो विश्व स्वास्थ्य दिवस इस साल पर रहा, इस मौके पर आई इस ताज़ा रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल भी कहा गया है। इसके मुताबिक 2020 में 14 लाख नए मरीज भारत में मिले थे और 2025 आते आते आंकड़ा 15,70,000 तक पहुंच सकता है और 2040 तक ये आंकड़ा 20 लाख हो जाएगा। तो खान पान जैसी जो चीज़ और आप और हमारे नियंत्रण में है, कैसे हम एक एक निवाला गौर करके खाएं और ध्यान रख कर खाएं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ख़ासतौर पर गैस्ट्रो कैंसर से, पेट के कैंसर से, उसको लेकर हमें चर्चा करेंगे आज। खास डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। पहले आपको ग्राफिक्स से रूबरू कराते हैं। तो जिंदगी ना छीन ले नमकीन। अब राजस्थान में हर माह 100 से ज़्यादा गैस्ट्रो कैंसर के मामले देखे जा रहे हैं। एसएमएस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब ज़्यादा मरीज आने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्ट फूड और नमकीन बड़ी वजह है। संक्रमित खाने से भी संक्रमण का कारण है, कैंसर संक्रमण का, और आनुवंशिक वजहों से भी गैस्ट्रो कैंसर फैल सकता है। अस्पतालों में पेट के कैंसर के मरीज बढ़े हैं। और इस कैंसर का कोई एक कारण नहीं है। मोटापा, खासतौर पर खानपान से जुड़ी प्रॉब्लम, और स्मोकिंग, शराब और ज़्यादा नमक युक्त भोजन, प्रोसेस्ड फूड और कम सब्जियों वाला खाना, हेलिकोबैक्टर पायलोरी ये जो संक्रमण है, ये बैक्टीरिया के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण संक्रमण होता है जो बाद में कैंसर में बदल जाता है। और अगर लंबे समय से अल्सर हैं पेट में तो ज़्यादा खतरा है। बड़े संकेत जिन पर नज़र रखें: पेट फूलना, नज़र रखें सीने में जलन, मूक की कमी, अपाचन और उल्टी। ये बड़े कारण हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर लंबे समय तक ऐसा हो तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको समझना चाहिए कि किसी तरह की पेट में गड़बड़ हो सकती है। और खतरे की घंटी क्या है? खाना निगलने में दिक्कत, उल्टी और शौच में खून निकलना, शरीर में रक्त की कमी होना, पेट में लगातार सूजन, खाना निगलने में दिक्कत, ये जो है बड़े वजह हैं जिसके चलते आपको समझ जाना चाहिए। तो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त पर सभी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और एक एक करके मैं आपको रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त पर डॉक्टर दिनेश कुमार भाटी मौजूद हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हैं इस वक्त पर हमारे साथ। और डॉक्टर भावना गर्ग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डायटिक्स में हैं यशोधरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर कुणाल दास, डायरेक्टर एंड एचओडी एमडी डीएम, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। और आयन आचार्य भी हमारे साथ प्रोग्राम ऑफिसर हैं योगा थेरेपी के। तो सबसे पहले भाटी साहब आपके पास, मैं भारती साहब, दिनेश कुमार भारती हैं, माफ़ कीजिएगा, आपका रुख करते हैं। जो ये गैस्ट्रो कैंसर की प्रॉब्लम अब दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर क्या अभी ताज़ा जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर एसएमएस हॉस्पिटल में भी कहा जा रहा है कि मामले बढ़े हैं। आपका क्या असेसमेंट है सर इसको लेकर के, और कितनी बदलाव, एक तरह से कहें कि पैटर्न मरीजों के आने में आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं जनरली जो हमारे यहाँ कैंसर्स के रोगी हैं, बेसिकली जो गॉल ब्लैडर कैंसर्स हैं, वो यंग एज में आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। तो और जैसे कैंसर है, लीवर का कैंसर है, पैनकैटिक कैंसर है, जिसमें हम पेरी एम्पुलरी कैंसर्स कहते हैं, जिनमें कि हम 4 तरह के कैंसर, डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा, डोडेनल एडेनोकार्सिनोमा, पैनकैटिक हेड कार्सिनोमा और एम्पुलरी कार्सिनोमा, जी। इनके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं।
पर्टिकुलरली अगर अपन देखें कि गॉल ब्लैडर कैंसर आता है वो यंग एज में ज्यादा आ रहा है। आजकल देखा जाए तो पहले जो मानते थे कि गॉल ब्लैडर कैंसर एक 50 साल के बाद में या 45 ईयर्स के बाद में मिडिल एज की मानते थे, उस हिसाब से मतलब ज्यादा आ रहा था। लेकिन आजकल देखे तो मैंने बहुत सारे कैंसर जो मैं इससे विशेषकर डील करता हूँ गॉल ब्लैडर कैंसर के, हम्म। तो उनमें 30 से 35 की एज में ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ। और जैसा कि जो पैनक्रेटिक कैंसर पहले मानते थे कि 55 से 60 साल की उम्र में आ रहे हैं, आते थे, वो आजकल 50 से 40 की बीच की उम्र में आ रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं आजकल देखा जाए तो कैंसर की जो एज जो पहले मानते थे कि ज्यादा एज में आना चाहिए, वो आजकल थोड़े से जल्दी एज में शिफ्ट हो गए हैं। हम्म। दूसरी बात है कि कैंसर्स के पहले हम ये मानते थे कैंसर्स के रोगी बहुत मतलब गॉल ब्लैडर कैंसर्स के रोगी कम आते हैं। लेकिन मैं जब मेरे ओपीडी में देखता हूँ तो हर चौथे पांचवें नंबर पे गॉल ब्लैडर कैंसर, पेरियम्पुलर कार्सिनोमास, ये जो हेपेटोबिलियरी कैंसर्स हैं, कोलन के कैंसर्स हैं, रेक्टल कैंसर्स हैं, इनके ये जो हैं जो केसेज हैं वो बड़े हैं हम्म। आजकल। जी। और ये सब जो लिंक है हमारी जो दिनचर्या है, अपने खान पीन है वो चेंज हो गया है क्योंकि अपने फास्ट फूड्स ज्यादा खाते हैं। बहुत सारे कैंसर जो होते हैं कि मेनली जैसे कि अपन कोलन कैंसर कहते हैं, उसमें अपन प्रोसेस्ड मीट जो कहते हैं वो हाँ। अपन ज्यादा यूज करने लगे। तो कोलन कैंसर जो पहले 60 साल की उम्र में माना जाता था, वो अभी रिसेंटली 40 से 50 की उम्र में आने लग गए हैं। जी। जी। दूसरी चीजें हमारी जो स्मोकिंग हैबिट्स हैं, वो हमारी स्मोकिंग हैबिट्स बढ़ गई है। तो मोस्ट हम्म। ऑफ जैसे पैनक्रेटिक कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, हम्म। इसोफेगस का कैंसर है, जी। गॉल ब्लैडर का कैंसर है, और लिवर कैंसर है। वो स्मोकिंग मतलब रिलेटेड मतलब स्मोकिंग का इसमें मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर अपन मानते हैं, आने लग गया है। दूसरा अल्कोहल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज होने लग गया है। हमारे मतलब यंग जनरेशन ज्यादा अल्कोहल मतलब कंज्यूम ज्यादा करने लगे हैं। तो इससे अल्कोहल के एसोसिएशन में भी बहुत सारे कैंसर जैसे पैनक्रेटिक कैंसर है, बाइल डक्ट कैंसर है, हम्म। स्टोमक कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, इनकी जी। मतलब ये जो केसेज है वो बढ़ गए हैं। ठीक है। ऐसे ठीक ही है, तो हम मामले मामले आपका मानना है कि मामले वहाँ पर आपका कहना है कि बड़े हैं और इसको लेकर के वाकई अब सजग रहने की ज़रूरत है। क्या वजह हो रही हैं और डॉक्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भावना गरकर इस वक्त पर रुक कर लेते हैं। आप मैडम खुद ही किस तरह से कहें कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, तो जो सबसे बड़ी वजह पेट से जुड़ी बीमारियों की होती है, सीधे तौर पर खान पान से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आपका क्या मानना है कि जो जिस तरह से हमने भी प्रोग्राम रखा और जो स्टडीज़ हो रही हैं, ख़ासतौर पर गैस्ट्रो कैंसर है सीधे तौर पर ख़राब खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ा। इसमें भी जो अभी भारती साहब कह रहे थे, स्पेशली जो नमकीन है, सॉल्टेड एंड प्रिजर्व्ड फूड है, उसकी एक बड़ी वजह ये बनकर उभरा है। आपको क्या लगता है, सोसाइटी में क्या कंजम्पशन इसका बढ़ा है, इसके चलते कोई बड़ी वजह है, या फिर खाने में जो केमिकल्स का यूज़ हो रहा है या फिर एडिटिव्स का यूज़ हो रहा है उसके चलते, और क्वालिटी फूड गायब हो गया है, उसकी वजह से ये बढ़ रहा है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल सर, आजकल जो कैंसर्स के इतने बढ़ते केस हैं, खान पीन डेफिनेटली उसमें हमारा एक मेजर पार्ट है। आजकल फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फास्ट फूड आप एक बार ही खाते हो तो इससे हमारे एक तो शुगर का इंटेक ज्यादा हो रहा है, सॉल्ट का इंटेक हमारा ज्यादा हो रहा है, इसमें पाम ऑयल का यूज बहुत ज्यादा होता है, जो तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केट में जो फास्ट फूड अवेलेबल है, ज्यादातर में मैदा यूज होती है। मैदा अगर आप एक दिन आज खाया है तो 3 दिन वो आपको डाइजेशन में ले लेगा। एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, और इसमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे जो फास्ट फूड की वजह से आपको बार बार क्रेविंग होगी जी। वो सारी चीजें खाने की। हम्म। तो इसकी वजह से फास्ट फूड आपका मन करेगा कि आप और खाइए, जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की तरफ ले जाएंगे, एक्स्ट्रा फैट की तरफ ले जाएंगे। जी। इसके अलावा जो हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो आजकल बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। लोगों का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, तो उनका जो इंटेक है कैलोरी उसके मुकाबले वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तीसरा वजह इसमें जो हमारी सब्जी फल का कंजम्पशन है वो लोगों ने बहुत ज्यादा घटा दिया है, क्योंकि फास्ट फूड इजीली अवेलेबल है। सब्जी फल खाने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अवेलेबिलिटी का इशू लोगों को आता है। तो सब्जी जो हमारे कच्चे सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं,
उनका इंटेक कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कई बार हमारा जेनेटिक भी एक कारण बन जाता है कैंसर का। इसके अलावा एक इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, जैसे पाइलोरी एच का इन्फेक्शन है, वो भी कैंसर का खाना बन जाता है, कैंसर का कारण बन जाता है। तो अगर हम ओवरवेट है, ओबीस है, मोटे हैं, तो हमें सबसे पहला एक रीजन, हमें अपना वजन भी कम करना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होना भी एक बहुत ही मेजर इसका कारण है। तो अगर हम अपना एक संतुलित लाइफ स्टाइल रखेंगे, खाने में ताजी फल सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अगर हमारा जी, सॉल्ट का, शुगर का कम है, तो काफी हद तक हम इन चीजों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी अहम बातें जो आपने बताई कि खान पान से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है गैस्ट्रो कैंसर को लेकर के, और कैसे इसको दूर करना चाहिए। मैं इस वक्त पर हमारे साथ योगाचार्य भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए कि क्या विधियां हो सकती हैं, किस तरह से लोग खाना और एक तरह से कहें कि योगा आपस में जुड़ा हुआ विषय है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, अब हम योग की बात करेंगे तो हम लाइफस्टाइल के हिसाब से एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं। इधर इट में भी जो गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज हो सकता है या बाकी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। होलिस्टिक व्यू पॉइंट को देखते हुए हम इसको जो यौगिक लाइफस्टाइल का हम यौगिक लाइफस्टाइल का 4 पिलर मान सकते हैं। जी। आचार, विचार, आहार और विहार। आचार में हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, उसको दर्शाता है। विचार है हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस है, हमारा बिहेवियर है, वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी जो डिजीज कॉसेशन में और उसके प्रोग्रेशन में, उसको रोकथाम में काम करता है। जैसे मैडम ने बताया आहार के बारे में, आहार तो एक अविभाज्य अंग है ही है इसकी। उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज के विहार की बात करें, जब हम योग की जो मेन आज के दिन में फिजिकल फिटनेस के हिसाब से या मेंटल फिटनेस के हिसाब से हम आधा घंटे का भी कुछ सूर्य नमस्कार है, कुछ प्रयास है, कुछ आसनास है, कुछ प्राणायाम है, 5-10 मिनट तक मेडिटेशन भी करते रहे, एक ओवरऑल उसको जो हमारा सबसे पहले इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए ये सब मदद करता है। उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको उससे उभर कर आने के लिए ये मदद करे। तो अगर जो शुरुआत करनी हो, मान लीजिए कोई इस वक्त मरीज भी आपको देख रहे होंगे और जो अगर इससे समस्या से 2-4 हो रहे हैं लोग, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या आसन इसके हो सकते हैं? और आहार तो ठीक है, डॉक्टर्स हैं हमारे पास बताने को, आसन का खास तौर पर आप कुछ बता पाएं? अब इसमें जो मतलब पेट की रिलेटेड क्या ही समस्या कि हम लेके आगे बढ़ेंगे तो एक अर्ध मत्स्येंद्रासन हो सकता है, पवन मुक्त आसन है, इसीलिए कर सकते हैं हम। भुजंगासन है या शलभासन है, इस तरह की जो आसनास है, गोमुख आसन है, पाद हस्तासन है, अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। उससे भी कुछ सिंपल है तो इवन सिंपल ताड़ासन भी कर ले वो। सर, आप थोड़ा ये भी बताते जाइए कि किस आसन से किस चीज में लाभ मिल सकता है। ये जो मैं जितना भी आसन बताया वो मेनली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इफेक्ट करने वाला ही आसन को मैंने बताया। अच्छा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इससे इम्प्रूव होता है। अब डॉक्टर कुणाल दास भी हमारे साथ है, एमडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरो के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, मुझे आप ज़रा ये बताइए, जो आंकड़े निश्चित रूप से अब एक तरह से कहें कि भारत को कैंसर कैपिटल भी कहा जाने लगा है, अगर इंटरनेशनल एजेंसीज़ के आंकड़े अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि क्या फूड के ज़रिए ये बड़ी बीमारियाँ फैल रही है पूरे देश दुनिया में? और जड़, इसकी जो जड़ है, मतलब फूड जहाँ से बन रहा है, फूड जो आ रहा है, क्या उसको टैप इन करने की ज़रूरत है या फिर कंजम्पशन हैबिट को टैप इन करने की ज़रूरत है? ये वन डायग्नोसिस फिट्स ऑल टाइप नहीं है, हमें हर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। तो नॉट ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल एंड लॉजिस्टिकल लेवल, सब पे काम करना पड़ेगा। जैसे पहले भी इस प्रोग्राम में बताया है कि कुछ चीजें हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनको तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें करना पड़ेगा। जी। जो हम फूड की तरफ जा रहे हैं, पैकेट फूड्स की तरफ जा रहे हैं,
जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं हम देखते हैं कि बहुत दुकानें हैं के छोटे छोटे पैकेट्स 10 रुपए 20 रुपए के इसमें रहे हैं, चिप्स हैं, फास्ट फूड्स। इनमें ये जो होता है फूड जो है ये के हिसाब से काफी नुकसानदेह होते हैं। इनमें जैसे मैम ने बोला पाम ऑयल यूज होता है, मैदा यूज होता है, इनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ऑल देर आर ऑल कार्सिनोजेनिक एंड नॉट ओनली द फूड कंटेंट बट जो इसमें जो पॉलीथीन होता है वो उसमें भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ रिएक्ट करके कार्सिनोजेनस होता है। सेकेंड पॉइंट, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है जहाँ पे उग रहा है। अगर आप कभी दिल्ली में जाएं आप देखेंगे कि पालक, लेट्टुस ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे कि क्लीननेस गुड केमिकल्स और ऑर्गेनिक वे में करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, जो पेस्टिसाइड्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर यूज कर रहे हैं उसको ग्रोथ के लिए, क्या वो अच्छी क्वालिटी के हैं, क्या हम लॉजिस्टिक्स जो यूज कर रहे हैं वो सही क्वालिटी है या नहीं, उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा जो एक मैं चीज बताऊंगा आपको, जो अभी तक इंडिया बचा हुआ था, वो एक पॉइंट है बचा हुआ था जिसके आंसर था, वो है एवरेज एज। आज के डेट में हमारी एवरेज एज 68-69 पहुंच गई है और वेस्टर्न कंट्रीज में, जापानीज कंट्रीज में करीब 75 to 80 एज है। हमें ये पता है, पर जापान गया था हमने एक लिवर कैंसर के शोध के कारण। तो मैंने आप पूछा था कि हमारे कंट्री में लिवर कैंसर नहीं है ज्यादा, लेकिन और कंट्री जापान जैसे कंट्रीज में लिवर कैंसर बहुत ज्यादा है। तो मेरे जो टीचर थे तो उन्होंने बोला थे बेटा इट्स ओनली मैटर ऑफ एज। जैसे ही एक पॉपुलेशन 69-70 को क्रॉस करती है उसके अंदर कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बड़ा ये नंबर एक बहुत है जी। इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हमें ये समझना चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ेगा। इंडिया इस हिसाब से थोड़ा बचाव, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में पॉकेट्स हैं जो मीट प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, तो वो भी फर्मेंटेड मीट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, स्पाइसेस यूज करते हैं और सॉल्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो उन स्पाइसेस और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में नाइट्रोसोनामाइड्स जो कि कार्सिनोजेनिक है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि जो इंसिडेंस ऑफ इसोफेजियल कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ खान पीन के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो भी कभी कभी हमें पुश कर देते हैं टुवर्ड्स कैंसर। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो आपका ये मानना है कि जो भारत में स्थिति भले ही अब बहुत उतनी गंभीर नहीं है, आपके हिसाब से ये है जो दूसरे देश हैं, जापान जैसा देश आपने बताया और बाकी चाइना, कोरिया जैसे देश, उनको लेकर, तो आपका क्या मानना है सर, ये क्लाइमेटिक वजहों से भी है इस तरह की स्थिति, या फिर जो इंडिया में भी, क्योंकि क्लाइमेट तो धीरे धीरे बदलते जा रहा है, उसके चलते इसमें ज़्यादा खतरे अब आगे देखे जा सकते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम एज के एंगल से 16-70 आ गए हैं। हम एक शायद कैंसर टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट 3-5-10 ईयर्स में बहुत बड़े रूप में फटेगा। तो नॉट ओनली फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू बट जो हमारा लाइफस्टाइल भी हो गया है उसमें ऐसा इंक्रीज। जी जी। भारतीय उन्होंने खुद ही कहा कि ओपीडीज में कैंसर इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं और ये ट्रेंड बहुत ही इंक्रीज होने वाला है भयावह के तरह के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इंडिया में जो कैंसर डेवलप होते हैं वो ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ स्टेज के लास्ट स्टेज पे होते हैं, बिल्कुल। जिनमें कि treatment बहुत कम होता है। इनमें और ट्रीटमेंट की जो हो जाती है। तो ये बड़ी आपने बात कही है सर कि थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। डॉक्टर भारती का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अब सर ज़रा आप ये बताइए कैसे अर्ली डिटेक्शन हो। हम भी कारण तो हम बता रहे हैं, लेकिन एक मरीज़ या फिर एक स्वस्थ नागरिक जो है वो कैसे इससे बचे, क्योंकि अब खाना तो एक तरह से कहें कि जो मुहैया है बाज़ार में या फिर घरों में जिस तरह से लोग खा सकते हैं उसमें ही सुधार ला सकते हैं और बच सकते हैं, लेकिन जो वजह हैं जिनसे लोग चेत सकते हैं, क्या शुरुआती लक्षण है कि तब चौंक जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए लोगों को? शुरुआती लक्षण ये होता है कि जैसे मरीज आता है कि उसको बार बार डकार आ रही है, या पेशेंट को डिस्पेप्सिया की मतलब वो हो रहा है,
या उसे लग रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और बार बार डकार आ रही है, और उसका हो सकता है कि अनएक्सप्लेन्ड उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो, एनीमिया हो रहा हो सकता है उसको ऑकल्ट ब्लड स्टूल में लॉस हो रहा हो। तो ये सब चीजें हैं जिसको अपन पता लगा सकते हैं अर्ली डिटेक्शन। जैसे कि कोई पेशेंट एनीमिया के साथ आया तो उसको हम पहले ऑकल्ट ब्लड करा के फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी करा के उसका पता लगा सकते हैं, उस कैंसर को अपन जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई मरीज जैसे कि बार बार उसके वो डिस्पेप्सिया लेके आया, बार बार डकार आ रही है, मेरे को बार बार पेट में दर्द हो रहा है, धीमा धीमा दर्द हो रहा है, और अपनों कारण पता नहीं चला, तो उसके अपन अगर जल्दी अपर जे एंडोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी करा के इनसे अपन को पता लग सकता है। अपर जे एंडोस्कोपी एक मेन मैनेजमेंट में एकदम मतलब डायग्नोस्टिक, बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक है, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उसके पेट में या गेस्ट उसके स्टोमक में अल्सर है, और उन अल्सरों की बायोप्सी लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर है। नहीं, ये सब चीजें हैं जिसको अपन कर सकते हैं कि ये इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मरीज है जो भी आए, जो भी अपने जनरल कॉन्शियस है या कहीं पर भी इसका अगर प्रोग्राम करते हैं, मतलब लोगों को इसको सेंसिटाइजेशन करने के लिए, तो हम ये चीजें बता सकते हैं जिससे उनको पता लगे कि हमें इस स्टेज पे जाके ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, और इस तरीके से इस जो स्टोमक कैंसर या गैस्ट्रो कैंसर का जल्दी पता लगा सकते हैं। सर आपके यहाँ पर ये जिस तरह से अभी डॉक्टर दास ने भी कहा और आप भी बता रहे हैं कि जो हम भी अभी थोड़ा इस टॉपिक के लिए जब रिसर्च कर रहे थे तो सामने आया कि थर्ड फोर्थ स्टेज तक पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता है। हालांकि जो एच पायलोरी इन्फेक्शन है उसको वो काफ़ी अरसे तक रह सकता है, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं, और उसके चलते वो डेवलप हो सकता है कैंसर में। तो किस तरह के इलाज जो है पे जाने से पहले लोग चेकअप्स करा सकते हैं इसको लेकर के कि लोगों को, ताकि समय से पहले पता लग जाए, या फिर ये भी पता लगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है? किसी तरह के चेकअप्स हैं इसको लेकर? हाँ, पहला तो जो मैं जैसे कि मैंने बताया है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी, अपन एंडोस्कोपी करते हैं। अपर जीआई एंडोस्कोपी के थ्रू एंडोस्कोप डाल के स्टोमक को पूरा देख सकते हैं उसके थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू। और जहां अगर अपने को लगता है कि यहाँ पर स्टोमक का थोड़ा सा मतलब अल्सरेशन है या कोई लीजन है, कोई मतलब छोटी मोटी पॉलीपॉइड गांठ है, जिसको अपन पॉलीपॉइडिस गांठ है, ये चीजें अगर अपने को पता लगती है तो वहां से बायोप्सी लेके उस बायोप्सी से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये स्टोमक कैंसर है। अच्छा, तो और आपका जी 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 दूसरा ये है कि पेशेंट जैसे कि पता लगता है कि उसको स्टोमक ये गांठ आ रही है, उसको हम फिर फर्दर अपन जो है सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसा अनाउंसमेंट है, ये गांठ कैंसरस हो सकती है। तो वो ये सब सीटी से पता लग सकता है। उस सीटी से अपन ये स्टेज कर सकते हैं कि वो आसपास के जो लिम्फ नोड स्टेटस है, छोटे छोटे जो लिम्फ नोड्स है उनमें गया कि नहीं गया। तो इससे हम हो सकता है थोड़ा ये दोनों दो तीन जो मॉडलिटी है, इमेजिंग मॉडलिटी, जो अपने को पता लगा सकती है कि हम इस ठीक है, कैंसर का जल्दी अर्ली मतलब डिटेक्शन पता हो जाए। लगा बिल्कुल सकते हैं। ठीक है। अब आखिरी पड़ाव पर है, डॉक्टर भावना आपका रुख करेंगे। क्या एक बैलेंस डाइट हो सकती है? क्या फास्ट फूड को लेकर के बातें होती है, लेकिन अब रियलिटी है, एक तरह से कहें कि जीवन में फास्ट फूड या फिर पैकेज्ड फूड अपने आप में किस तरह से आदत में कहें या फिर जीवन का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है, या फिर आप सोच करके भी इस तरह से सोच नहीं सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आप हटा दें। तो आप सिर्फ रोटी दाल के अलावा अगर किसी विकल्प पर जाएं कुछ बाहर खाने को लेकर, तो शायद ही ऐसा विकल्प मिले जो पैकेट का ना हो। तो कितनी बड़ी रिस्क ये पैकेट्स बढ़ाते हैं, जो पैकेट फूड, खासतौर पर जो सॉल्टेड फूड है, और क्या एक बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल, आप पैकेज फूड को सबसे पहला ये, अगर आप बिल्कुल ओमिट नहीं कर सकते हो तो मिनिमाइज कर दो। क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्ट आप जब डाइट में ले रहे हो तो आपको डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो आपको वो चीजें खाने की और क्रेविंग हो रही है। कई बार होता क्या है, आपको प्यास लग रही है लेकिन क्योंकि आपने फास्ट फूड खाए आपको लग रहा है आप भूखे हो, तो आप अगेन कुछ ना कुछ ऐसा रैंडम पिक कर दोगे। तो पहली चीज तो अपनी बॉडी की नीड्स को पहचानिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तो एक अच्छी हैबिट है, कुछ भी ऐसा खाने से पहले या डाइट कोई भी लेते हो तो आप 1 गिलास पानी पी लो। सेकेंड चीज ये है कि आप कोशिश करो जो मील भी ले रहे हो हर मील में एक फाइबर का इंटेक आपका हो। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट में एक सीरियल ले रहे हो, साथ में आप स्प्राउट्स ले सकते हो।
जी। लंच और डिनर में आप अपना सैलेड का इंटेक रख सकते हो। हम्म। शाम को अगर ऑप्शन लेना ही है तो आप बजाय समोसा लेने के या कोई पैकेट वाला आइटम लेने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कैरी भी कर सकते हो। जैसे बॉयल्ड एग है, वो आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो अपनी डाइट में। भुना चना है, मखाना है, या अगर आपको नमकीन का ऑप्शन लेना ही है तो घर की बनी नमकीन आप प्रेफर करो। हम्म। ठीक है, बाजार बाजार का फ्राइड आइटम ना लेके आप घर के ऑप्शन ट्राई करो। और जो कैफीन का इंटेक है अपना, वो भी जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑफिस है, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका टी कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा होता है। जी। तो उसकी जगह हम फ्रेश ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे आपने नारियल पानी ले लिया, अगर आपको एसिडिटी वगैरह नहीं है तो आपने नींबू पानी ले लिया। कर्ड या बटर मिल्क हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ये सारे हेल्दी ऑप्शंस या घर के बने सूप, आजकल अगर हम पेशेंट्स को या किसी को भी रिकमेंड करते हैं सूप्स लो, तो सीधे वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेता है कि क्या ये ले सकते हैं। नहीं, अगेन प्रिजर्व फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। तो आप सूप का ऑप्शन ऑप्ट करो, लेकिन घर के बने सूप का। ठीक है। इन केस आपको एक मील बाहर का लेना है तो एटलीस्ट आप ट्राई करो, बाकी अदर मील जो है वो आप घर के लो। ठीक है, तो मतलब अगर खाना भी नमकीन का भी शौक रखते हैं तो कोशिश कीजिए घर पे खाएं। या बर्गर का शौक है तो कोशिश करें घर पे खाएं, बजाय बाहर के तेल के, जो एक ही तेल बार बार इस्तेमाल होता है, उससे बचना चाहिए। बहुत फैट्स शुक्रिया आ जाते आपने हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। आप चारों डॉक्टर्स ने अपने अपने बातें रखी और अब किस तरह से लाइफस्टाइल को सुधार कर और जो मुंह में हर एक निवाला हम रखते हैं उसकी ज़रूरत का आपने बखूबी समझाया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।